ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सबका आज के सत्र में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम और ये पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी से विशेष प्रार्थना है शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इसका दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है संसार से भी विचित्र उसके प्राणी। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इस संसार का निर्माण करने वाली समर्थ सत्ता ने अपने सृजन कार्य में कितनी पैनी और सूक्ष्म बुद्धि से काम लिया है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रकृति के आंगन में रहने वाले सूक्ष्म जीवियों से लेकर विशालकाय प्राणियों का जीवन क्रम, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें देखकर विस्मय विमुग्ध रह जाना पड़ता है और ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इतने विलक्षण, विचित्र और जटिल जीवन क्रम का कोई रचयिता, नियंता है अवश्य। एक से एक विचित्र और विलक्षण मनुष्य, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आकृति प्रकृति में कोई साम्य नहीं। प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न विशेषताओं, सामर्थ्यों से युक्त और फिर उनकी अगणित संख्या निश्चित ही किसी नियामक समर्थ सत्ता का आभास देती है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीवियों को ही लें, जिनकी शरीर रचना को जीव विज्ञान के द्वारा एक कोशीय से लेकर कई कोशीय जीवों की श्रेणियों में विभक्त किया है। इन जीवों के विविध जातियां होती हैं। सूक्ष्म जीवियों की ही तरह सरलतम जीवधारी वायरस, विषाणु होता है। वायरस अपने आप में एक कोशिका नहीं होता, इसमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, कभी डीएनए और कभी आरएनए। वायरस भी अपने से अपने जैसी अनंत प्रतिकृतियां पैदा कर सकते हैं, पर वे यह कार्य परपोषी कोशिका के अंदर ही कर सकते हैं। जीवाणुओं की किस्मों की विविधताओं तथा व्यवहार की भिन्नताओं के कारण की सूक्ष्म जीव विज्ञान की आज अनेक शाखाएं हैं। वायरोलॉजी संक्रामक रोगों के जीवाणुओं का अध्ययन करती है। निरोग विज्ञान के अंतर्गत संक्रामक रोग के जीवाणु जिन जीवों पर आक्रमण करते हैं उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जानपादित रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवों के जीवन विकास, विस्तार और विहार तथा इनके संभावित नियंत्रण के उपायों का अध्ययन होता है। और केमोथेरेपी में सूक्ष्म जीवों के विनाश के साधनों का अध्ययन होता है आदि। प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के विभिन्न नस्लें जिस पदार्थ में पैदा की जाती हैं, उस पदार्थ को संवर्धन माध्यम कहा जाता है। संवर्धन माध्यम में संभागी जीवाणु समूह पैदा कर जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। जीवाणु खाद्य के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह पचकर रूपांतरित हो जाता है, इसे ही चयापचित होना कहते हैं। जीवाणुओं की प्रत्येक नस्ल एक दूसरे से भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण जिस खाद्य का जीवाणु प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों का वे विच्छेदन करने में समर्थ होते हैं और रासायनिक ऊर्जा स्रोत अथवा सूर्य से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनकी मात्राओं की भिन्नताएं होती हैं। क्योंकि खाद्य पदार्थ व ऊर्जा की मात्रा का संयोग हर बार भिन्न भिन्न संभव है, इसीलिए जीवाणुओं की नस्लें भी परस्पर भिन्न होती हैं। दाल, रोटी, साग आदि का स्वाद बिगड़ जाना, दूध का खराब हो जाना, रोटी में फफूंदी आ जाना, अचार वगैरह को फफूंदी लग जाना, इन सब का कारण सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ताजे संतरे का रस निकालकर खुली हवा में रख दें तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। यदि वही रस बोतल में इस युक्ति के साथ रख लिया जाए कि वहाँ सूक्ष्मजीवी हवा के साथ पहुँच न पाएँ, तो वह महीनों बाद भी वैसा ही ताज़ा निकलेगा। गठिया तथा अन्य सूजन वाले रोगों के इलाज के लिए एड्रेनल हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। वृद्धावस्था में विशेषकर और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी उम्र में प्रतिस्थापन चिकित्सा में गठिया तथा अन्य सूजन वाले रोगों के इलाज के लिए एड्रेनल हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। वृद्धावस्था में विशेषकर
और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी उम्र में प्रतिस्थापन चिकित्सा में पुरुष तथा स्त्री को नवशक्ति देने के लिए हार्मोन जरूरी होते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं में शारीरिक ऊतकों के विकास के लिए भी हार्मोन जरूरी होता है। शल्य चिकित्सा के समय ऊतकों को जो क्षति पहुंचती है उन्हें पुनर्लाभ के लिए प्रेरित करने हेतु मनुष्य को इन हार्मोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि पशुओं में मांस उत्पादन की वृद्धि हेतु हार्मोन दिए जाते हैं। परिवार नियोजन हेतु निरोधक गोलियां बनाने के लिए भी हार्मोन जरूरी होते हैं। इन हार्मोनों का प्राप्त करना अब तक बहुत ही कठिन था। हाल ही में सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोज ने इसे सरल बना दिया है। एक ऐसे जीवाणु समूह तथा रासायनिक की खोज की गई है जिनके गुणों के कारण एंड्रोस्ट्रॉन नामक पदार्थ का उत्पादन संभव हो सका है। इस एंड्रोस्ट्रॉन को आसानी से रूढ़ हार्मोनों में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के औद्योगिकीकरण से ऊपर लिखे सभी हार्मोन सुलभ हो सकेंगे। इसी तरह अभी तक भेड़ की ऊन की वसा में से कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ प्राप्त कर उसे रूढ़ हार्मोनों में बदला जाता है, पर परंपरागत रासायनिक विधियों से इस कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलना बहुत कठिन होता था। कुछ समय पूर्व ऐसे सूक्ष्म जीवी खोज निकाले गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलने में मददगार सिद्ध हुए हैं। इससे एक बड़ा फायदा होगा। परिवार नियोजन की निरोधक गोलियों के सुलभ होने तथा उनकी अंधाधुंध मूल्य वृद्धि रुकने का। ये गोलियां मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में के पहाड़ी इलाकों में उगने वाले अरबी से निकाले जाने वाले एक रासायनिक पदार्थ से बनने वाली 2 रूढ़ हार्मोनों से बनती हैं। इस पदार्थ का वार्षिक उत्पादन लगभग 700 टन प्रतिवर्ष होता है, किंतु जिन जंगली पौधों से ये निकाला जाता है वे बड़ी मात्रा में चुन लिए गए हैं, जबकि उनकी पैदावार देर से तथा कठिनाई से होती है। इससे इनका मूल्य लगातार बढ़ रहा था। अब कोलेस्ट्रॉल के रासायनिक परिवर्तन हेतु सहायक सूक्ष्म जीवियों की खोज से ये समस्या सुलझी है। इसी तरह विश्व खाद्य समस्या के समाधान में भी सूक्ष्म जीवी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिवर्ष बढ़ने वाली 7 करोड़ की आबादी को 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। इसके लिए 4 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर सोयाबीन की खेती की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक कोशिकीय प्रोटीन के व्यापक पैमाने पर उपयोग करने पर 200 घन मीटर धारिता वाले 2000 टैंक 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन सूक्ष्म जीवियों की सहायता से तैयार करने के लिए काफ़ी होंगे। इस विधि से इस 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन पर्याप्त होगी। सोयाबीन उत्पादन की वर्तमान विधि द्वारा इतने ही प्रोटीन के उत्पादन हेतु वांछित भूमि का यह 4 करोड़वां भाग है। इसी तरह औद्योगिक प्रक्रिया से काफ़ी मात्रा में बनने वाले कूड़े का उपयोग प्रोटीन बनाने तथा बढ़ाने में किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवियों की सहायता से यदि विश्व के वर्तमान तेल उत्पादन से उपलब्ध संपूर्ण पैराफीन को प्रोटीन में बदल दिया जाए तो लगभग 70 करोड़ टन प्रतिवर्ष का उत्पादन होगा। दुनिया का 10% दूध प्रतिवर्ष पनीर बनाने के काम आता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन जमाने के लिए दूध मुहे बछड़े के पेट से प्राप्त होने वाला एक कीटाणु को, जिसका नाम रेन्नेट है, मिलाना जरूरी होता है। इस रेन्नेट के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ बछड़ों का वध किया जाता था। पिछले 15 वर्षों में तो पनीर उत्पादन खूब बढ़ा, पर फिर रेन्नेट की कमी का सामना करना पड़ गया। सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने फफूंदी के विलगन से रेन्नेट की ही तरह के कीटाणुओं के उत्पादन की विधि खोजी। इससे केवल 1 ग्राम तैयार पदार्थ 700 किलोग्राम पनीर बनाने को पर्याप्त होता है। विभिन्न प्रकार के दूषणों के लिए सूक्ष्म जीवी जिम्मेदार माने जाते रहे हैं, किंतु पर्यावरण की सफाई में भी सूक्ष्म जीवी की उतनी ही प्रमुख भूमिका है। गंदे द्रव की सफाई के मोटे तौर पर 3 विधियां हैं: क्रियाशील, कीचड़ विधि, निस्पंदन तथा किण्वीकरण। 3 विधियों में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका प्रमुख है। तीसरी विधि मीथेन किण्वीकरण में एक विशेष प्रकार के जीवाणु कार्बनिक गंदगी को कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं। उसके बाद मीथेन जीवाणु कार्बनिक अम्लों को मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इस विधि में गति मंद होती है, पर लाभ ये है
कि गंदगी की ऊर्जा का 80% से अधिक मीथेन के रूप में मिल सकता है। मीथेन का एक स्वच्छ ईंधन की तरह प्रयोग संभव है। इस तरह सूक्ष्मजीव दुनिया की एक और बड़ी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं। लाइसिन उन 3 अनिवार्य अमीनो अम्लों में से एक है जो अनाज में नहीं होते। गेहूं या मक्का में मात्र 1/4 यानी 0.25% लाइसिन मिलाने पर आटे का जैवीय मान बढ़कर दूध के बराबर हो जाता है। पशुओं को भी चारे के साथ दिए जाने पर लाइसिन बहुत लाभ पहुंचाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से अनाज के खाद्य मान को भी बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य के लिए 20 में से 9 अमीनो अम्ल आवश्यक है। अन्न प्रोटीन पशु प्रोटीन से घटिया होते हैं, अतः इनमें कुछ अमीनो अम्लों की कमी होती है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से अमीनो अम्लों का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही जापानी सूक्ष्मजीव विज्ञानियों ने ग्लूनेटिक अम्ल तैयार करने वाला जीवाणु ढूंढ निकाला है। प्रदीपन से यही जीवाणु एक उत्परिवर्ती पैदा करता है जो लाइसिन नामक पदार्थ के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक होता है। ऐसे स्वादहीन विभिन्न खाद्य पदार्थ जो विश्व में उपलब्ध हैं पर अभी खाद्य प्रयोग में नहीं आते, उन्हें स्वादिष्ट बनाने में भी सूक्ष्मजीवियों की मदद जरूरी है। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और विश्व खाद्य समस्या, विश्व की इन 2 सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान में सूक्ष्मजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आबादी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या के क्षेत्र में परिवार नियोजन निरोधक गोलियों के निर्माण में इनका विशिष्ट योगदान है। मनुष्य को निरोग बनाने हेतु उपचारों औषधियों के निर्माण में भी इनकी अनिवार्यता है। ऊर्जा की समस्या में भी उनकी सहायता समाधान कारक सिद्ध होगी। विकास तथा प्रौद्योगिक प्रगति में प्रौद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की विशिष्ट भूमिका है। कृषि, कोशिकीय, आणविक, आनुवंशिक तथा विकिरण जीव वैज्ञानिक अनुसंधान इसकी शाखाएं हैं। उद्योग, अभियांत्रिकी एवं औषध क्षेत्रों में इसके प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। एक पूर्ण पोषित मनुष्य अपने जीवन में पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्रहण करता है। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करता है। पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध कौन करता है? सूक्ष्म जीव। जंतुओं और पौधों के मरने के बाद सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित करते हैं, अन्यथा इनसे पर्यावरण में प्रदूषण ही फैले। एक आदमी अपने संपूर्ण जीवन में जितना कूड़ा बनाता है उसी से एक पहाड़ बन जाए यदि सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित करके प्रकृति चक्र में दोबारा न डाल दें। इसके साथ ही सूक्ष्म जीव विज्ञानी नाइट्रेटों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की क्षमता के विकास की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे गंदे पानी के पौधों और खेतों के नाइट्रेट द्वारा नदियों झीलों में फैल रही सड़न समाप्त की जाएगी। ये आशा भी है कि सूक्ष्म जीवों का उच्च जीवों में आनुवंशिक रूपांतरण संभव होगा। इससे कुछ मानवीय कीटाणु कमियां पूरी की जा सकेंगी। दालों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजक उत्पादन सूक्ष्म जीवों को यदि सामान्य अनाज की जड़ों में संयुक्त किया जा सका तो इससे भी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ होगा, क्योंकि इन अनाजों का खाद्यमान इससे बढ़ जाएगा। सूक्ष्म जीवियों से संभावित सहयोग के अलावा प्रकृति ने विभिन्न जीव जंतुओं को इतनी सामर्थ्य दे रखी है कि वह स्वयं भी परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सके अथवा प्रस्तुत प्रतिकूलताओं से मुकाबला करने की सामर्थ्य जुटा सकें। समर्थ सशक्त जीवनी शक्ति। उदाहरण के लिए बीमारियों का निदान करने के लिए रक्त, मलमूत्र, थूक आदि की परीक्षा की जाती है और देखा जाता है कि प्रस्तुत रोग के कारण कौन से विषाणु हैं। रोगी के शरीर में जो विषाणु पाए जाते हैं उन्हें मारने के लिए औषधि कारगर होती है, उसको उपचार के रूप में सेवन कराया जाता है। समझा यह जा रहा है कि उन कीटाणुओं की आकृति प्रकृति समझ ली जाए और उन्हें मार डालना किस रसायन के उपयोग से संभव हो सकता है। इसका पता लगा लिया जाए तो रोगों से उनके उत्पादन विषाणुओं से छुटकारा प्राप्त कर लिया जाएगा। पूना की विषाणु अनुसंधानशाला ने मनुष्यों की तरह समय समय पर पशु पक्षियों में भी फैलने वाली महामारियों का लेखा जोखा तैयार किया है। रानीखेत में एक बार कोयलों पर विपत्ति टूटी थी। मैसूर के
क्यासानूर वनों में बंदरों का सफाया हुआ था। नागपुर की मस्तिष्क शोध बीमारी, कलकत्ता का रक्तस्रावी ज्वर, दिल्ली का पीलिया और सूरत प्लेग सभी को याद है। महामारियों के ऐसे आक्रमण अक्सर होते रहते हैं। प्रथम महायुद्ध में हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा की जैसी बाढ़ आई थी, वह किसी से छिपी नहीं है। अब तक प्रायः 200 से अधिक प्रकार के विषाणु, आर्थ्रोपोड वोर्न वायरस ढूंढे जा चुके हैं। ये मक्खी, मच्छर, पिस्सू, खटमल जैसे छोटे कीड़ों के शरीर पर कब्जा जमाते हैं और फिर उनके संपर्क में आने पर मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने पिछले दिनों विषाणुओं की आकृति प्रकृति के संबंध में तो सुविस्तृत लेखा जोखा तैयार किया है, पर वे भी ऐसा कुछ ठोस उपाय नहीं निकाल सके कि किस प्रकार इन रक्त बीजों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि उनके आक्रमण ऐसे छद्म और इतने तीव्र हैं कि जब तक रोकथाम का अवसर आए तब तक तो वे अपना 3/4 काम पूरा कर लेते हैं। विषाणुओं की खोजबीन न केवल भारत में वरन समस्त संसार में हो रही है, किंतु अब तक जो परिणाम निकले हैं वे बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं, क्योंकि मारण प्रयोग की सार्थकता पूर्णतया संदिग्ध होती चली जा रही है। इसका एक कारण तो ये है कि रोग कीटकों के साथ साथ जीवन रक्षक स्वस्थ कीटाणु भी मरते हैं, क्योंकि दवा तो रक्त में मिलकर मारकाट मचाती है, वह रोग को मारने और निरोग को बचा देने में की समझ वाली नहीं होती। इसलिए जहाँ रोग कीटकों को मारने में आंशिक सफलता मिलती है, वहाँ शरीर की जीवनी शक्ति इतनी दुर्बल हो जाती है कि इसके फल स्वरूप किसी रोग की सामयिक निवृत्ति भले ही हो जाए, पर पीछे पीछे अनेक विकृत विद्रोह उठ खड़ा होने की संभावना बन जाती है। दूसरी एक बात यह है कि विषाणु मारक औषधि प्रयोग के पहले झोंके में तो कुछ न कुछ मरते हैं, पर जो बच जाते हैं ऐसे ढीठ बन जाते हैं कि दवाएं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगवाहक कीटों की आनुवांशिकता पर एक अन्वेषण रिपोर्ट प्रकाशित करके बताया है कि कीटनाशक दवाएं आरंभ में तो मारकाट करने में सफल होती हैं, पर जो जीवित बच जाते हैं उनमें इन कीटनाशक दवाओं से लड़ने की क्षमता भी तेजी से विकसित हो जाती है। इस वातावरण में रहते रहते वह कीट निर्भय हो जाते हैं और फिर डीडीटी, एल्ड्रीन जैसी दवाएं भी उन्हें नष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं। अभ्यस्त कीड़े इन विषैली दवाओं पर निर्भय होकर बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं, कितने ही तो इन विषों के रसास्वादन का भी प्रेम पूर्वक आनंद लेते हैं। जो बात फसल नाशक कीटाणुओं पर लागू होती है, ठीक वही मानव शरीर में भीतर अड्डा जमाए बैठे विषाणुओं पर लागू होती है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद वे भी दवाओं को अंगूठा दिखाने लगते हैं। इन परिस्थितियों में यही सोचना पड़ रहा है कि कीटाणुनाशक दवाओं पर लगने वाले प्रयत्न एकांगी न रहने दिए जाएं, वरन शरीरों में उस जीवनी शक्ति के उद्भव का प्रयास किया जाए जिसके रहते न विषाणु बाहर से आक्रमण कर सकें और न मलों व सड़न के कारण भीतर ही उत्पन्न हो सके। स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों का पालन करना, आहार विहार में प्रकृति के अनुरूप सामंजस्य उत्पन्न करना ही वह वास्तविक उपाय है जिसके विषाणु की विभीषिका से निपटने का अस्थायी उपाय निकल सकता है। एक और भी चिंताजनक पक्ष ये है कि यह मारक औषधियाँ भी विषाणुओं से कम घातक नहीं हैं। यदि उनका मारक तत्व किसी प्रकार प्रबल हो सके तो फिर उसकी भयंकरता किसी महामारी से कम न रहेगी। लाभ सोचने के स्थान पर रोग और रोगियों के ही नहीं, स्वस्थ मनुष्यों के सफाया होने की संभावना भी सामने आ खड़ी होगी। खरगोशों की बहुलता से निपटने के लिए उनमें एक मारक तत्व की सुई लगाने का ऐसा ही प्रयोग हुआ है जिसने विषाणुनाशक दवाओं के सेवन के साथ जुड़ी हुई विभीषिका को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांस में एक डॉक्टर ने अपने बगीचे के खरगोश मारने के लिए उन्हें एक जहरीला इंजेक्शन लगाया। उसका अनुमान था कि इन खरगोशों के संपर्क में आने वाले बगीचे के कुछ और खरगोश भी मर जाएंगे, पर परिणाम अप्रत्याशित हुआ। वह मारक छूत इस प्रकार अनियंत्रित होकर फैली कि यूरोप में खरगोशों के वंशनाश का ही संकट उत्पन्न कर दिया। घटना इस प्रकार घटी कि फ्रांसीसी डॉक्टर पाल अमर्दा डिलाइल के बगीचे में खरगोशों का बाहुल्य था। वे आए दिन नए पौधे नष्ट कर देते, इससे वे खरगोशों पर बेतरह झल्लाए हुए थे। खरगोश मारने की दवा का विज्ञापन पढ़ा तो उनकी बाँछें खिल गईं और दूसरे ही दिन उसे मंगाने के ऑर्डर दे दिए।
वह कुछ ही दिनों में आ भी गई। उनका विचार अपने बगीचे के खरगोशों को ख़त्म करने का था। सो बताई हुई तरकीब के अनुसार उन्होंने 2 खरगोश पकड़े, उन्हें दवा इंजेक्शन लगाए और बगीचे में छोड़ दिया। खरगोश बीमार पड़े, उनकी छूत बगीचे के अन्य खरगोशों को लगी और वे उसी छूत की बीमारी से सब के सब मर गए। डॉक्टर को अपनी इस सफलता पर बहुत प्रसन्नता हुई। एक बात एक ही बगीचे तक समाप्त नहीं हुई, छूत फैली और उसने पहले फ्रांस भर के खरगोशों का सफाया किया और पीछे सारे यूरोप में उन पर कहर बरसा दिया। फ्रांस में मांस के लिए खरगोश पाले जाते थे। किसानों ने पशुपालन के घरेलू उद्योग में खरगोशों को भी शामिल कर रखा था। सरकारी शिकारगाह में शिकारियों के लिए लाइसेंस लेकर खरगोशों के शिकार की अनुमति मिलती थी। इससे सरकारी खजाने में करोड़ों रुपया लाइसेंस फीस का जमा होता था। अनुमान किया जाता है कि प्रायः 20 लाख खरगोशों का मांस उस देश के निवासियों को मिलता था। उनकी खाल काफ़ी कीमती बेची जाती थी और उसने किसानों तथा शिकारियों को काफ़ी पैसा मिलता था। चमड़े के उद्योग में इस चमड़े की बड़ी भूमिका थी। इस उद्योग से सरकार को 20 लाख करोड़ फ्रैंक का टैक्स मिलता था और चमड़े के कारखाने में प्रायः 1 लाख कर्मचारी काम करते थे। द्वितीय महायुद्ध के समय तो भूखमरी से खरगोशों ने ही फ्रांसीसियों को बचाया था। उन दिनों प्रायः 84 लाख खरगोश हर साल मारे जाने लगे थे। यूरोप भर में इन उपयोगी खरगोशों का इतना तेजी से सर्वनाश होने से सर्वत्र हाहाकार मच गया। उन दिनों प्रति 3 वर्ग मील के इलाके में 20,000 खरगोश जमीन पर मरे हुए पड़े पाए गए। जंगलों और झाड़ियों में मरने सड़ने वालों की संख्या तो और भी बढ़ी चढ़ी थी। बीमार खरगोशों से गांवों की गलियां भरने लगीं और सड़कों पर पहुंचकर वे तेज दौड़ती मोटर से कुचलने लगे। सड़कें इस रक्तमांस से घिनौनी हो गई। ये समस्या उन दिनों यूरोप की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। खरगोशों का वंशनाश करने वाली इस दवा का नाम था भिकजा मेटोसिस। उसे ऑस्ट्रेलिया की सरकारी प्रयोगशाला में बढ़े हुए खरगोशों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इस दवा के इंजेक्शन लगाकर कुछ खरगोश जंगलों में छोड़े गए। फलस्वरूप छूत की बीमारी उन्हें लगी और बड़ी संख्या में वे मर गए। इससे वे मरे तो पर वैसा सफाया नहीं हुआ जैसा कि यूरोप की जलवायु ने उन पर कहर बरसाया। इस संकट के निवारण का खरगोशों की नस्ल बचाने के लिए फैली हुई महामारी पर नियंत्रण करने का काम पाश्चर इंस्टीट्यूट ने अनेक सरकारों के अनुरोध पर अपने हाथ में लिया। डॉक्टर पियर लेपे के नेतृत्व में एक वैक्सीन निकाला गया और उससे उस महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सका। रोकथाम के लिए जो एंटीभिक जामेटोसिस इंजेक्शन बनाया जा सका, उससे उतना ही हो सका कि खरगोश की नस्ल मिटने से बचाई जा सके। पाश्चर इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत करके 2 वर्ष में 4 लाख स्वस्थ खरगोश पकड़े और उन्हें टीका लगाकर जंगलों में छोड़ दिया ताकि वे उस महामारी के प्रभाव से अपने को बचा सकें और भविष्य में नस्ल पैदा कर सकने योग्य बने रह सकें। जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सका वे तो बेचारे तेजी से मौत के ग्रास बनते ही चले गए। बेल्जियम, लग्जेमबर्ग, जर्मनी आदि देशों में भी खरगोशों का इसी प्रकार इस महामारी ने सफाया किया। डॉक्टर पॉल डिलाइल ने कुछ खरगोशों पर ही मारक प्रयोग किया था, पर इसकी विषबेल फैली तो उसने करोड़ों के ही प्राण ले लिए। विषाणुओं की भयंकरता और उनकी हानि कम नहीं है। उनके निराकरण का उपाय किया जाना चाहिए, पर वह अति उत्साह भरा और एकांगी नहीं होना चाहिए। मारक औषधियों की उल्टी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग फूंक फूंक कर करने में ही कल्याण है। अन्य प्राणी प्रकृति के आक्रमण को एक सीमा तक ही सहन कर सकते हैं और अधिक दबाव पड़ने पर दम तोड़ देते हैं, पर मानवीय काया का निर्माण इतना लोचदार है कि वह विपन्न परिस्थितियों में भी निर्वाह कर सकता है और अपने आप को इस प्रकार ढाल सकता है जिससे प्रकृति का दबाव उसे चुनौती न दे सके। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंड ग्रंथ में उदाहरणों और प्रमाणों में यह बताया गया है कि मनुष्य का सामान्य निर्वाह 15 सेंटीग्रेड में होता है, पर वह 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा ऑक्सीजन की कमी से असुविधा पड़ती है, वहां भी कुछ ही दिनों के अभ्यास से सरलतापूर्वक निर्वाह करने लगता है। यहाँ तक कि 20,000 फुट पर जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है वहाँ भी जिंदा रह सकता है और 25,000 से अधिक ऊंचाई पर जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड शीत होता है
सामान्य बुद्धि के हिसाब से मनुष्य का जीवित रह सकना संभव नहीं, पर उसकी लोच ऐसी है जो वहाँ भी जिंदा बनाए रह सकती है। हिमालय पर रहने वाले हिम मानव की जीवनचर्या भी कम रहस्यमय नहीं है। यह प्राणी मनुष्य जैसी आकृति प्रकृति का है, उसे रीक्ष और मनुष्य का सम्मिश्रण कह सकते हैं। अत्यंत शीत भरे हिम आच्छादित प्रदेश में उतनी ऊंचाई पर वह रहता है जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ पर बांधकर पर्वतारोही जाया करते हैं और खुली हवा में सांस लेना मृत्यु को निमंत्रण देना मानते हैं। लंबे समय से वह एकाकी जीवन जीता चला आ रहा है। युगीय सभ्यता से दूर रहते हुए भी उसने अपने रहस्यमय जीवन क्रम को किसी प्रकार अक्षुण्ण बनाए ही रखा है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर रहने वाला हिम मानव अपने अस्तित्व के समय समय पर अगणित परिचय देता रहा है, पर अभी तक उसे पकड़ने का प्रयास सफल नहीं हो सके। इस अद्भुत प्राणी के संबंध में अधिक जानने के लिए उसे निकट से देखना समझना आवश्यक है। ये तभी हो सकता है जब वह पकड़ में आए, किंतु अति बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य की भी यह हिम मानव अभी तक चकमा ही देता आया है, उसके पकड़ने के प्रयत्नों को निष्फल ही बनाता रहता है। उतने पर भी हिम मानव का अस्तित्व प्रायः असंदिग्ध ही समझा जाता है। सन 1970 की 25 मार्च को अन्नपूर्णा शिखर पर चढ़ाई करने और उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पताका फहराने के उद्देश्य से ब्रिटिश पर्वतारोहियों का एक दल अपनी दुस्साहस भरी यात्रा कर रहा था। दल के लोग कैंप में विश्राम कर रहे थे। चंद्रमा की चांदनी सारे हिमाच्छादित प्रदेश को आलोकित कर रही थी। अभी वे लोग सोने भी न पाए थे कि हाथी जैसी भयानक आकृति अपनी लंबी परछाई सहित उधर घूमती हुई दिखाई दी। खतरे की आशंका से वे लोग बाहर निकल आए और राइफलें तान ली। गौर से देखने पर पाया गया कि ये प्राणी ठीक वैसा ही है जैसे हिम मानव का वर्णन करते समय समय पर कहा या सुना जाता रहा है। आधे घंटे तक उसकी हरकतें दल ने शांतिपूर्वक देखी। उनका उद्देश्य मारना नहीं, जानना था, सो उन्होंने आंखें भरकर देखा। थोड़ी देर में वह उछल कूद करता हुआ पर्वत श्रृंखलाओं की ओट में गायब हो गया। रात को पहरा देने की पद्धति अपनाकर बारी बारी से दल के लोग सोए तो सही, पर आक्रमण का आतंक रात भर छाया रहा। प्रातःकाल वे लोग तलाश करने गए कि कुछ वास्तविकता भी थी या कोई भ्रम ही था। उन लोगों ने मनुष्य जैसे किंतु बहुत बड़े साइज के पदचिन्ह देखे, जिनके उन लोगों ने फोटो लिए। वे फोटो तत्कालीन कई प्रमुख पत्रों में उस देखे हुए विवरण के साथ प्रकाशित भी हुआ। इससे पूर्व सन 1958 में एक अमेरिकी पर्वतारोही दल विशेषतया हिम मानव को जीवित अथवा मृतक किसी भी स्थिति में पकड़ने का उद्देश्य लेकर ही आया था। उस दल के एक सदस्य प्रोफेसर टेम्बा अपने साथ कुछ शेरपा लेकर एक क्षेत्र खोज रहे थे। उन्होंने आश्चर्य के साथ एक हिम मानव को एक झरने के किनारे बैठे देखा। वह पानी में से मेढक और मछलियां बीन बीन कर बिना चबाए निगल रहा था। प्रोफेसर टेम्बा ने उतने रात में फ्लैश लाइट जलाई तो क्रुद्ध हिम मानव उनकी ओर दौड़ा। शेरपा समेत वे बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर वापस लौटने में सफल हुए। सन 1958 में इटली के प्रख्यात पत्रकार गॉडविन हिम मानव की खोज में अपने दल समेत हिमाच्छादित चोटियों पर घूमे। एक जगह मुठभेड़ हो ही गई। राइफल का घोड़ा दबाने की अपेक्षा उन्होंने कैमरे का बटन दबाना अधिक उपयुक्त समझा। कुछ ही मिनट सामने रहकर वह विशालकाय प्राणी भाग खड़ा हुआ। उसे पकड़ा या मारा तो न जा सका, पर फोटो बहुत साफ आए। उसके पैरों के निशान के भी फोटो उन्होंने लिए और अपने देश जाकर उन चित्रों को छपाते हुए हिम मानव के अस्तित्व की पुष्टि की। तिब्बत और चीन की सीमा पर किसी प्रयोजन के लिए गए एक चीनी कप्तान ने भी हिम मानव का सामना होने का विवरण अपने फौजी कार्यालय में नोट कराया था। स्विट्जरलैंड का एक पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आया था। उसके साथ 15 पहाड़ी कूली थे। दल का एक कूली थोड़ा पीछे रह गया। उस पर हिम मानव ने आक्रमण कर दिया। चीख पुकार सुनकर अन्य कूली उसे बचाने दौड़े और घायल स्थिति में उसे बचाया। सन 1887 में कर्नल वडेल के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल भारत आया था। उसने सिक्किम क्षेत्र में यात्रा की थी। 16,000 फुट ऊंचाई पर उन्होंने बर्फीली चोटियों पर पाए गए हिम मानव के ताजे पदचिन्हों के फोटो उतारे थे। वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर हेनरी ल्यूस जिन दिनों वनस्पति शोध के संदर्भ में हिमाच्छादित प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने मनुष्याकृति के विशालकाय प्राणी को आंखों से देखा था। वह तेजी से एक ओर से आया और दूसरी ओर की पहाड़ी गड्ढों में कहीं गायब हो गया। ठीक इसी से मिलते जुलते साथ ही सन 1921 में
एवरेस्ट चढ़ाई पर निकले कर्नल हावर्ड व्यूरी की है। उनके सामने से भी वैसा ही वनमानुष से मिलता जुलता प्राणी निकला था। उस क्षेत्र में आने जाने वाले बताते थे कि वह अकेले दुकेले आदमियों और जानवरों को अक्सर मारकर खा जाता है। भारतीय हिमयात्री A.N. तोम्बाजी ने सिक्किम क्षेत्र में हिम मानव देखने का विवरण बताया था। स्विट्जरलैंड के डायरन फर्थ ने भी सन 1925 में उसे आंखों से देखा था। नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थोरबर्ग और फ्रसिस्ट किसी अनुसंधान के संबंध में सिक्किम क्षेत्र में आए गए थे। उन पर हिम मानव ने हमला कर दिया और कंधे नोच डाले। गोलियों से उसका मुकाबला करने पर ही वे लोग बच सके। गोली उसे लगी नहीं, किंतु डरकर वह भाग तो गया ही। सन 1971 में एक ब्रिटिश यात्री एरिक शिप्टन ने भी हिम मानव के पैरों के निशानों के बर्फीले क्षेत्र से फोटो खींचे थे। ऐसे ही फोटो प्राप्त करने वालों में डॉक्टर एडमंड हिलेरी का भी नाम है। सन 1954 में कंचनजंगा चोटियों पर सर जॉन हंट के दल ने 20,000 फुट ऊंचाई पर हिम मानव के पदचिन्हों के प्रमाण एकत्रित किए थे। वे निशान प्रायः 18 इंच लंबे थे। न्यूजीलैंड के पर्वतारोही जॉर्ज लो ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हिम मानव के अस्तित्व को असंदिग्ध बताया था। सन 1955 में इंग्लैंड के दैनिक पत्र डेली मेल ने अपना एक खोजी दल मात्र हिम मानव संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। दल ने बहुत समय तक हिमाच्छादित प्रदेशों में दौरे किए। इस बीच उन्होंने हिम मानव देखा या पकड़ा तो नहीं, पर ऐसे अनेक प्रमाण, अवशेष एवं चित्र संग्रह करके उस पत्र में छपाए जिनसे हिम मानव संबंधी सब श्रुतियां सारगर्भित सिद्ध होती हैं। असह्य माने जाने वाले शीत और ताप में प्राणियों का, विशेषतया मनुष्य जैसे कोमल प्रकृति जीवधारी का निर्वाह होते रहने के उपरोक्त प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि प्रतिकूलताएं कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जीव उन सबसे लड़ सकने में समर्थ है। उसका संकल्प बल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिसमें असह्य को सह्य और असंभव को संभव बनाया जा सके। न केवल प्रकृति से जूझने में, वरन पग पग पर आती रहने वाली कठिनाइयों को निरस्त करने में भी संकल्प बल की प्रखरता का तथ्य सदा ही सामने आता रहता है। जीवों में विद्यमान यह अद्भुत क्षमताएं ईश्वरीय विधान की करुणामूलक व्यवस्था है, ताकि उसकी संतति हर स्थिति में सुरक्षित बनी रहे। इस स्थिति व्यवस्था का कारण किन्हीं अन्य साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था स्वयं संचालित होती है। इस व्यवस्था के अनुसार स्वयं ही प्रतिकार हो जाता है और स्वयं ही सफल सुरक्षा की व्यवस्था बन जाती है। यह अवस्था, नियम केवल मनुष्यों या सूक्ष्म जीवियों के लिए ही नहीं, वरन समष्टि जगत के सभी प्राणियों के लिए है। विश्व जगत के सभी प्राणी परम कारुणिक व्यवस्था से लाभान्वित होते और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय था साथियों। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।